ओके, रिकॉर्डिंग हो। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज है 26 फरवरी। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। हम लोग इसको देखेंगे गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला, हम लोग हमेशा से बिहार स्पेशल से ही शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज का पहला बिहार स्पेशल में खादी के ब्रांड एम्बेसडर। अभी खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है तो आपको पता ही होगा। मनोज तिवारी का नाम आपने सुना ही होगा। मनोज तिवारी को जानते ही होंगे। ये एक भोजपुरी एक्टर और भोजपुरी सिंगर हैं। इन्होंने एज ए सिंगर अपना करियर शुरू किया था, बाद में ये एक्टिंग में भी आ गए थे। तो देखिए, इनके बारे में आपको बताता हूँ कि अभी बिहार के एक मंत्री हैं, आप उनका भी नाम जानते होंगे। शाहनवाज हुसैन ने यह घोषणा की है कि भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्पों के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मतलब बिहार में ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, खादी के भी और उसके अलावा जो भी हस्तशिल्प है उन सबों के भी। ठीक है, तो मनोज तिवारी खादी के कपड़े के उपयोग को बढ़ावा देंगे, जिसे महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बनाया था। आगे चलते हैं। नेशनल न्यूज, यहाँ पर 100 किसान ड्रोनों की शुरुआत। तो इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो अभी हाल ही में किसान ड्रोनों को नए दौर की क्रांति बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 100 किसान ड्रोन का शुभारंभ किया है। 100 किसान ड्रोन का शुभारंभ किया है, ठीक है ना। तो मानेसर के किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य बाजार तक उत्पादों को आसानी से पहुंचाना और उसे सुनिश्चित करना कि किसानों की मदद करना है। इस समय जमीन के मानचित्र, दवाओं और टीकों की आपूर्ति तथा खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव सहित कई अलग अलग क्षेत्रों में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भाई किसान क्यों पीछे रहे, इसलिए यहाँ पर भी किया जा रहा है। ठीक है, तो गरुड़ एरोस्पेस का नाम आपने अभी नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी नया है, ठीक ना। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। गरुड़ एरोस्पेस है, गरुड़ एरोस्पेस एक भारतीय कंपनी है जिसका काम है ड्रोन बनाना। तो भी इसने लक्ष्य रखा है कि अगले 2 साल में यह 2 लाख स्वदेशी ड्रोन विकसित कर लेगा। बहुत अच्छा बात है। आगे चलते हैं। ट्विटर का पेटीएम से समझौता, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि भैया कि ट्विटर ने पेटीएम से समझौता क्यों किया। तो इसके बारे में थोड़ा सुनिए। तो अभी ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए पेटीएम के पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है, ठीक है ना। तो इस साझेदारी के साथ ट्विटर उपभोगकर्ताओं पेटीएम की सुविधा का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। इसमें पेटीएम डिजिटल वॉलेट, पेटीएम पोस्ट पेड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग भी शामिल होगा। तो इस टिप्स फीचर का इस्तेमाल करके यूजर अपने पसंदीदा ट्विटर पर अपने मतलब कि जो भी ट्विटर पे जो पसंदीदा अकाउंट है या फिर जो भी कंटेंट क्रिएटर है, ये उनको पेमेंट भेज पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर इंटरनेशनल बात है भाई, तो देखो, भारत यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भी हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो इस वर्चुअल बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस साझा लक्ष्य का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, कौशल और शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है। अब कोप 2020 ये क्या है। तो अभी ये बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप 22 आयोजित किया गया है। ये वही है, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक युद्धाभ्यास है जिसको कोप 22 बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेट स्पेशल में चेंबूर में नैनो यूरिया संयंत्र। ये क्या है भाई, चेंबूर में नैनो यूरिया संयंत्र, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, तो भी हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है भाई, ये हमारे हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने मुंबई में RCF चेंबूर में
एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। इस संयंत्र की स्थापना राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी के द्वारा की जा रही है। तो इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 1,50,000 बोतल 1,50,000 बोतल नैनो यूरिया उत्पादन करने की होगी। इस संयंत्र में 1 वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है केरल का पहला कारवां पार्क। ये क्या है भाई, कारवां पार्क क्या है, तो इसके बारे में सुन लेते हैं ना। तो केरल के इडुक्की जिले के पर्वतीय पर्यटन स्थल वागामोन में एक वर्ड आया वागामोन, ठीक है ना। वागामोन में प्रदेश का पहला कारवां पार्क खुलने की तैयारी में है। तो राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के अंतर्गत पार्क को 25 फरवरी को से ही यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, ठीक है ना। तो राज्य पर्यटन विभाग द्वारा कारवां पर्यटन को ऐसे समय में छुट्टियों के लिए एक सुरक्षित साधन के रूप में पेश किया गया था जब लोग कोविड-19 के प्रकोप के कारण बाहर निकले या यात्रा करने में असमर्थ थे। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र, इसके बारे में जाना तो ये क्या है भाई, तो देखो, और ये कहाँ पे खुल रहा है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र है ये खुल रहा है एमपी के इंदौर में। इंदौर में ये इसे खोला जा रहा है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम बायो सीएनजी संयंत्र का शुभारंभ किया है। इस संयंत्र का निर्माण संसाधन रिकवरी को अधिकतम करने हेतु अपशिष्ट से धन और परिपत्र अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों के तहत किया गया है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के रूप में सामने आया है। शून्य लैंडफिल मॉडल के आधार पर यह संयंत्र संसाधन रिकवरी को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करने जैसी कई पर्यावरण संबंधी लाभ भी हमारे सामने आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यू अपार्टमेंट में कुछ है नहीं, डेथ भी नहीं है, स्पोर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक, तो ये कहाँ होने वाली है, तो ये होने वाली भारत में। 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक भारत में होने वाली है। भारत में भी कहाँ भाई, मुंबई में। इसे मुंबई होस्ट करेगा, ये मीटिंग होने वाली है। तो आप एक बात मान के चलिए ना कि ओलंपिक समिति की जहाँ भी बैठक होती है तो उसे कम से कम एक ओलंपिक करवाने का मौका जरूर मिलता है। वो कब मिलेगा या क्या नहीं सकते, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तो वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। तो बीजिंग में हुई ओलंपिक समिति की 139वीं बैठक के दौरान भारत ने अगली बैठक की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है। तो 2023 में भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। तो इससे पहले ना भारत 83 में भी इसकी मेजबानी कर चुका है और अब 2023 में भी इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। चेल्सी का पहला फीफा कप, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने फीफा कप विश्व कप का खिताब पहली बार जीत लिया है। तो अबू धाबी में खेले गए फाइनल मुकाबले में चेल्सी ने मौजूदा चैंपियंस लीग विजेता ब्राज़ील के फुटबॉल क्लब पालमीराज को 2-1 से हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आते हैं। तो भाई देखो, मेघालय, तो अभी मेघालय में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। मेघालय में छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में पशु चिकित्सकों की एक टीम ने मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से एक जंगली हिस्से में, ठीक है ना, जंगली हिस्से में एक नई छिपकली की प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की है, जिसे बेंट रोग गेटो
जिसे बेंट रोड गेको, बेंट रेग गेको छिपकली की नई प्रजाति की उपस्थिति मिली है, उसका ये कुछ ये बोला गया है। तो अब यही है, मतलब इस नाम का मिला है, तो भाई अब इसका वैज्ञानिक नाम भी है वेंट रोड गेको, इसका भी नाम रखा गया है ना। और तो भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा अजीब है। अब क्रिटोडेलस है, इसका नाम है क्रिटोडेलस एग्जीक्यूटरी। देखो लिखता हूँ CRY क्राइटोडा सेटलस एग्जीक्यूटस, क्राइटोडेलस एग्जीक्यूटस इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। अवार्ड हिलाल पाकिस्तान, ये तो कल वाला ही आ गया। तो वो हिलाल पाकिस्तान जो पुरस्कार है, ये बिल एंड लिंडा गेट फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स को दिया गया है। बिल गेट्स को दिया गया है, और ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट डेज में आ जाते हैं भाई, क्योंकि अब फरवरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो कुछ देख लेते हैं क्या है। 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं और गठिया रोग दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, और साथ में हम लोग सूरज कुंड शिल्प मेला भी मनाते हैं। अब आता है 5 से 13 फरवरी। 5 से 13 फरवरी को हम लोग काला घोड़ा दिवस मनाते हैं महाराष्ट्र में। 6 फरवरी को हम लोग महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस मनाते हैं। 8 फरवरी को हम लोग सुरक्षित इंटरनेट डे के रूप में मनाते हैं। 10 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाते हैं और विश्व दहन दिवस मनाते हैं। और 11 फरवरी को हम लोग बीमारियों का विश्व दिवस और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। फिर आता है 12 फरवरी। 12 फरवरी को हम लोग डार्विन डे मनाते हैं और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 फरवरी को हम लोग विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 से 27 फरवरी को हम लोग ताज महोत्सव के रूप में मनाते हैं। फिर 20 फरवरी को हम लोग विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, और 22 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व स्काउट दिवस। आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी को हम लोग मनाते हैं केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाते हैं। 27 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व एनजीओ दिवस, और 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं। तो चलिए भाई, हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पर निपट गया है। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए। और अच्छे लगते हैं तो फिर भी बताइए, और बुरे लगते हैं तो फिर भी बताइए, ताकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं। चलिए ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे। इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।